कलम न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मेहमान जुड़ेंगे ईजेएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी और जानेंगे जो संगठन ये बना है ये किन उद्देश्यों को लेकर बना है और पत्रकारों के लिए आगे किस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे जो उनकी समस्या हो उनके बारे में पूरी कहानी इनसे सुनेंगे। आखिरकार क्यों बनाना पड़ा जो संगठन। कुलदीप जी, पहले तो आपका कलम न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जुड़े कलम न्यूज़ से। जी, आपका भी धन्यवाद जो आपने पत्रकारिता हित से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। और पत्रकारिता हित जिस प्रकार से हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो हमें अपने पत्रकारों साथियों का हित की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपने इस मुद्दे को अच्छा बनाया, आपने यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया, उसके लिए आपका भी शुक्रिया। तो कुलदीप जी, पहला आपसे सवाल यही पूछूंगा, क्या जो संगठन आपने जो तैयार किया है ये इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? गुरुदेव जी, अगर मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो बहुत सारे उद्देश्य हमने पत्रकारिता हित को लेकर लिए हैं। चाहे वो पत्रकारिता विकास की बात हो, चाहे पत्रकारों के आर्थिक शोषण की बात हो, या पत्रकारों के जिस प्रकार से आर्थिक स्थितियां हैं उसके बारे में बात हो, या जिस प्रकार से अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की दूसरी लहर लगभग आधी से ज़्यादा निकल चुकी है और पत्रकार आज भी बिना किसी सेफ्टी के घूम रहा है और उसे किसी भी प्रकार की सरकारी कोई भी ऑर्डर में या किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई थी जैसा कि औरों को दी गई है। इसीलिए हमने एक जंग शुरू की, पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स माना जाए, और जायज़ भी थी। सभी पत्रकारों का साथ मिला और पूरे प्रदेश में यानी राजस्थान में हमने इस मुहिम को अमली जामा पहना दिया। और अब बहुत सारी तहसीलें ऐसी हैं जो हम उपखंड मुख्यालय से हैं जहां पर हम ज्ञापन नहीं दे पाए थे, उस पर भी अभी भी ज्ञापनों का दौर जारी है, क्योंकि हमने राजस्थान सीएम को साफ कर दिया था भी हम जब तक कोरोना वॉरियर्स आप नहीं मानेंगे तब तक अपनी जंग जारी रखेंगे। हालांकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम फ्रंट लाइनर बांधकर आदेश तो जारी किए भी पत्रकारों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसमें मीडिया कर्मी और हॉकर्स को भी शामिल किया गया है। हम इस बात का साधुवाद भी करते हैं, लेकिन फिर और एक मांग करते हैं भी, ठीक है आपके इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स नहीं माना जाएगा, ईजेएमसी यानी एडिटर एंड जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल जो है अपनी जंग जारी रखेगा। और उसी के साथ हम बात कर लें पूरे प्रदेश में, जैसे जालोर में अभी थोड़े दिन पहले मुद्दा वो भी प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला था, आप शुरू करने जा रहे हैं भी पत्रकारों पर, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे पंजाब की हो, हरियाणा की हो, पूरे देश के अंदर पत्रकारों पर जो खबर दिखाता है किन परिस्थितियों में, किन कठिन परिस्थितियों में जाकर वो खबरें ढूंढता है, लोगों को आईना दिखाता है, समाज को आईना दिखाता है। पूरे देश के अंदर पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है और आगे क्या आपके संगठन की प्लान रहेगी, कैसे रोका जाए पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं? जैसे कि गुरुदेव जी मैं बात कर ही रहा था, आपने बीच में सवाल कर लिया। हमारा उद्देश्य अभी जैसे जालोर के एक पत्रकार के साथ थोड़े दिन पहले हुआ था, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कहीं ना कहीं मतलब पत्रकारिता को छोड़ने के कगार पे या छोड़ चुके हैं, या फिर जिन्हें डरा धमकाया जा रहा है, या फिर उनकी पत्रकारिता में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हमले से, कभी उसको मार पीटने से, कभी उसका कैमरा तोड़कर, इस प्रकार की यातनाएं जो है एक पत्रकार को दी जाती है। राष्ट्र का चौथा स्तंभ जो सरकार और जनता के बीच में सेतु का कार्य करता है, पत्रकार का धर्म है कि वो सरकार की गलतियों को उजागर करे ताकि सरकार को अपनी गलतियों का एहसास हो और उसमें फेरबदल कर सके। अगर इस दौरान पत्रकार बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करने का प्रयास करता है, और आजकल सबसे पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो गुंडा तंत्र, अपने कह सकते हैं गुंडे किस्म के लोग, या फिर इस प्रकार के जो ठेकेदार हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मामले, जैसे एक क्षेत्र का बींजबैला क्षेत्र में एक ठेकेदार ने एक पत्रकार को धमकी दी थी, तू कहाँ रहता है मैं तेरे को जानता हूँ। तो ये जो हमले और धमकियों का जो खेल है ये ईजेएमसी कभी चलने नहीं देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। पत्रकार अपने आप को अकेला महसूस ना करे, ईजेएमसी संगठन हमेशा उनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। हम इसी मुद्दे पे मैं आपको बता दूं, अभी जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है इस कोरोना वॉरियर्स के बाद, जो प्रदेश भर में हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है भी हम पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए लड़ेंगे
और प्रयास करेंगे कि राजस्थान में पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा कानून बन जाए, एक कवच बन जाए, जिससे कि पत्रकार निडर होकर अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर सके। हालांकि बहुत से मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, जैसे आपने कानून की बात की है, सर्वोच्च न्यायालय तक कह चुका है कि पत्रकारिता को संविधान के अनुसार बोलने की, लिखने की उनको स्वतंत्रता है, आर्टिकल दिया हुआ है, फिर भी संविधान के अंदर लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है। और एक बात और है कि पत्रकारों पर अगर कोई एप्लीकेशन भी, शिकायत भी करेगा, कोई मुकदमा करेगा, तो पहले उसकी जांच होगी, उसके बाद वो मुकदमा चलेगा, बनता है कि नहीं बनता। लेकिन पहले क्या था कि पत्रकार पर कोई एप्लीकेशन एक आई और पुलिस उसको उठाकर ले आई। इसे किस प्रकार आप देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा, मैं उन तमाम पत्रकारों को सैल्यूट करता हूँ जो अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता दूर से देखने को ऐसा लगता है भी पत्रकार जो है बहुत शानदार ज़िंदगी जीता है, पत्रकार बहुत अच्छी तरीके से रह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा हम आपको बता दें, इस क्षेत्र में जो भी पत्रकारिता कर रहा है उस क्षेत्र में साफ तौर पर वो अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप में खुद से ही डरा हुआ है, क्योंकि असल में वो अपने परिवार का लालन पालन करने के चक्कर में, या फिर अपने कह सकते हैं अभी परिवार को, उसका काम है पत्रकारिता धर्म, लेकिन उसे जो सामने वाली पार्टी गलत वे में लेती है, उसे ऐसा लगता है भी मेरे साथ इसने कोई ईर्ष्यावश या फिर किसी तरीके का वैर विरोध निकालने के लिए जो है मुझे इसमें मेरी प्रति खबर लगाई है। ऐसा नहीं होता। पत्रकार अपना धर्म निभाता है और पत्रकार कभी भी गलत जो है खबरें नहीं निकालता है। और रही बात, जैसा कि आपने सवाल किया, उस सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। कानूनों की आपने बात कही, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन विडंबना ये है कि भारत में सिर्फ पत्रकारों को अगर अलग छोड़ दिया जाए, आम जन के भी बात की जाए, तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो अमीरों के लिए अलग चलते हैं, गरीबों के लिए अलग चलते हैं और मिडिल क्लास के लिए अलग चलते हैं। तो जिस देश में हर किसी के कानून जो है वो भेदभाव करता है, तो पत्रकारों के प्रति भी भेदभाव रहता है, क्योंकि पत्रकार हमेशा पुलिस के साथ, और पत्रकार का हालांकि कहा जाता है भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनका भी काम इन्वेस्टिगेशन करना होता है, पत्रकार भी अपनी खोजी पत्रकारिता करता है। लेकिन पुलिस महकमा है जो उस मामले को उलट लेता है, उसे ऐसा लगता है भी पत्रकार हमारा दुश्मन है और हमसे दुश्मनी रखता है। ऐसा कतई नहीं होता है। और उस बात की ईर्ष्या रखते रखते जब भी कभी मौका मिलता है पुलिस को भी पत्रकार के खिलाफ कोई एप्लीकेशन भी दे गया, तो उसे घर से उठाने का प्रयास करते हैं, उसे जलील करने का प्रयास करते हैं, उसे डराने का प्रयास करते हैं। हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पर भी करीबन 1-2 मुकदमे पुलिस के द्वारा किए गए हैं। ये साफ तौर पर साफ अपने कह सकते हैं भी सिर्फ पुलिस इस बात का इंतज़ार करती है भी कौन से पत्रकार की गर्दन उसके हाथ में आए, ताकि उसको वो नोच सके, ताकि उसे बता सके भी तू बहुत बड़ी पत्रकारिता करता है, आजा तेरे को हम देखेंगे। तो इस प्रकार का जो माहौल बना है वो क्यों बना है? क्योंकि हम में अभी भी एकता की कमी है। और ईजीएमसी सभी पत्रकारों को फिर से सैल्यूट करने के साथ साथ उन्हें आग्रह करता है कि पत्रकारिता में अगर जिंदा रहना है तो हमें एक होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है आप हमारे संगठन के साथ एक हो, लेकिन जहाँ पर भी हो, चाहे आप ग्रामीण स्तर पे हो, चाहे आप तहसील स्तर पे हो, चाहे आप जिला स्तर पे हो, एक साथ रहना सीख लीजिए, वरना आने वाला वक्त जो है वो पत्रकारिता के लिए बहुत खतरनाक है। पुलिस की आपने बात की है, अगर हम करें भूमाफिया हो, चाहे कोई ज़मीन माफिया हो, चाहे कोई जैसे दारू माफिया हो, खनिज जैसे खनिज पदार्थों की जो भूमाफिया करते हैं, उस टाइम मान लो कोई पत्रकार खबर दिखाता है, सही दिखाता है, प्रमाण के साथ दिखाता है, प्रशासन को आईना दिखाता है, आबकारी को दिखाता है, लेकिन प्रशासन खबर दिखाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों नहीं कर पाता। ये तो प्रशासन और जो आबकारी विभाग, जैसे आबकारी की बात करें, बहुत से मामले हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं, तो हनुमानगढ़ में पकड़े, खबरें दिखाई, लेकिन हुआ भी कुछ भी नहीं हुआ उसमें। क्या कहेंगे इस संबंध में आप? पत्रकारिता के अंदर कितनी मेहनत करके वो खबर निकाल कर लाया, जान जोखिम में डालकर लगाया, लेकिन आगे कई बार रिजल्ट नहीं मिलता, कई पत्रकार निराश भी होते हैं। इसके संबंध में क्या कहना है आपका? देखो, पत्रकारिता, मैं एक चीज़ कहूँगा सभी पत्रकारों से, हालांकि बहुत छोटी उम्र है मेरे से बहुत सीनियर बैठे हैं और बहुत सारे सीनियर जो है अभी इस पत्रकारिता को अलविदा भी कह चुके हैं, लेकिन मैं एक ही सबसे गुजारिश करना चाहूँगा
भी पत्रकारिता हमारा काम है, पत्रकारिता करना, अपना धर्म निभाना है, हम ईमानदारी से अपना धर्म निभाए। कार्रवाई करना प्रशासन का और सरकार का काम है। सरकार इसके प्रति कितनी संवेदनशील है और प्रशासन कितना संवेदनशील है खबरों के प्रति, वो हम लगातार काफ़ी वर्षों से देख रहे हैं। प्रशासन एक बड़ी कह सकते हैं बड़ी सेटिंग लेकर चलता है, बहुत बड़ी साठ गांठ लेकर चलता है। बहुत सारे अखबारों में अक्सर छपता है भी साठ गांठ के चलते ये काम नहीं हो पाया, साठ गांठ के चलते ये काम नहीं हो पाया। तो अब कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी वर्षों से सरकार और प्रशासन के दिमाग में एक ही सवाल है और एक ही थ्योरी पे काम कर रही है भी हमें धन इकट्ठा करना है, धन एकत्रित करना है और उसे डिवाइडेशन में लेके आना है। भी इसको दे दिया, उसको दे दिया, हमने यहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया। जब तक पूरे प्रदेश में या पूरे देश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती, जैसे जन लोकपाल के लिए काफ़ी बड़ा युद्ध चला था, लेकिन जन लोकपाल, उसके अलावा अगर हम बात करें, जब तक ये आम जनता, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं हम पब्लिक के सर्वेंट हैं, जब तक आम जनता जागृत नहीं होती है अपने हकों को लेकर, अपने सिस्टम को लेकर, या फिर अपने कहा जा सकता है, तब तक शायद सरकारें और ये प्रशासन जो महकमा है यूं ही लूटता रहेगा और हमेशा लूटता आया है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है, पत्रकारिता का अपना धर्म है, पत्रकार अपना धर्म निभा रहे हैं। अगर पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं, उसके बावजूद अगर ईमानदारी से कोई पत्रकार काम करता है, जैसा आपने कहा भी कार्रवाई नहीं हो पाती, तो आप सोच लीजिएगा भी ये हमारी अंदरूनी कमियां हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हो सकता है हमारे प्रति गलत फीडिंग करते हों, या उनका कहना हो भी इनका काम ही सिर्फ इतना है। तो इस प्रकार की फीडिंग, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब बाढ़ खेत को खाने लग जाती है, खुद की बाढ़ खेत को खाने लग जाती है, तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र का, उस सिस्टम का और उस संस्थान का पतन तय है। तो इसलिए जब तक पत्रकार एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से साथ नहीं आएंगे, तब तक हमारा जो शोषण होता रहेगा और हम उम्र भर शोषित होते रहेंगे। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दे, जब तक हमारी एकता नहीं होगी तब तक पत्रकारिता हित नहीं हो सकता। आप कुलदीप जी, आपने दो मुद्दे गिनाए हैं, कोरोना वॉरियर्स की बात करें, एक कानून बनाने की बात करें, संगठन जो आपने जो संगठन बनाया है, दो मुद्दे तो आपने बता दिए। आगे चलकर आपके संगठन में और कौन कौन से मुद्दे जो आपने दिमाग में बिठाए होंगे, आपने बैठक के अंदर चर्चा की होगी, संगठन में भी अपने को कल्याणकारी योजनाओं में पत्रकारों के लिए क्या क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। अभी फ़िलहाल हम पूरे देश में ये संगठन काम करना शुरू किया है। अगर राजस्थान प्रदेश की मैं बात करूँगा, क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान प्रदेश में कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं जो पत्रकारों को, जैसे नगर पालिका स्तर पर प्लाटों की बात हुई थी, तो बहुत सारी नगर पालिका स्तर, बहुत सारी अपने ये कह सकते हैं अभी अधिकतर नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी पत्रकार को प्लाट आवंटित नहीं किया गया है। हमारा इस मुहिम के साथ साथ ये भी प्रयास रहेगा भी जो पत्रकार किसी भी योजना से, जैसे प्लाट की योजना है, इसके अलावा कोई और योजना है, तो उससे वंचित हैं, तो उसे कहीं ना कहीं उनका सर्कुलर निकाल कर वहाँ के नगर पालिका ईओ से या फिर जो आयुक्त है उनसे बात करके, एक लेटर देकर, सीएम से आग्रह करके, मतलब पहले तो उनका प्लाट जो है, उनकी जगह एक निर्धारित करवाई जाए और उसके बाद उनको प्लाट आवंटन करने का हमारा सरकार को गुजारिश रहेगी। और उसके बाद जो हमारा प्रयास, जो हम आपको बता चुके हैं, संशोधन में, यानी अधिस्वीकरण नियमों में संशोधन में, जैसा कि उसमें काफ़ी ऐसे नियम है, जैसे मुकदमा नहीं होना चाहिए या फिर बीए कम से कम पास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मुकदमा और पत्रकारिता एक दूसरे के पूरक हैं। पत्रकार बाद में बनता है, मुकदमा पहले होता है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, 2-3 मुकदमे मेरे पे भी है, इसी पत्रकारिता की वजह से। अगर मैं आम आदमी होता तो शायद आज बिना मुकदमों के घर पे होता। तो ये चीज़ें हमें बदलवानी है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट फालतू में मांगे गए हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको अगर स्वतंत्र पत्रकार का भी अगर अधिस्वीकरण करवाना है तो उसके लिए भी आपको अनुभव चाहिए। अरे भाई यार, 25 साल से 30 साल से काम कर रहा हूँ, कटिंग्स आपको पेश कर रहा हूँ, आई कार्ड्स आपको पेश कर रहा हूँ, सरकारी जो विभाग में जो आपसे लिया वो पेश कर रहा हूँ। अब अनुभव, जिस व्यक्ति ने 30 साल पत्रकारिता को दिए, विडंबना देखिएगा, जिस व्यक्ति ने 30 साल पत्रकारिता को दिए, उसी का संस्थान उसके लिए एक पत्र नहीं लिख सकता,
ये बहुत बड़ी विडंबना है और हमें इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर हम एक होंगे, अगर हमारी एकता होगी तो ये तमाम लोग हमें पत्रकार भी मानेंगे, ये तमाम लोग हमारे लिए पत्र भी लिखेंगे, ये तमाम लोग जो है हमारे साथ भी नज़र आएंगे। तो अधिस्वीकरण नियमों में हालांकि काफ़ी ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया, कहता भाई साहब आप गलत लड़ाई लड़ रहे हो, अधिस्वीकरण नियमों में संशोधन नहीं हो सकता। तो मेरा सभी उन तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से और तमाम साथियों से इतना ही आग्रह है, भी हम निकले हैं, किसी मकसद से निकले हैं और इस मकसद को पूरा करेंगे। अगर सरकार नियमों में संशोधन करने में अगर सक्षम है तो वो करेगी, अगर नहीं सक्षम है तो हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन नियमों में संशोधन कराने का हमारा प्रयास रहेगा। और अभी हम फिलहाल कुछ मुद्दों को लेकर अभी हम प्लान कर रहे हैं, संगठन ने निर्णय लिया है, भी जल्दी हो सकता है हम 2-3 हज़ार पत्रकार जो हैं वो राजस्थान के हाई कोर्ट जोधपुर में हम PIL दर्ज करेंगे, जनहित याचिका लगाएंगे, जिसमें पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स और पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर हम मांग करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, कोर्ट के माध्यम से सवाल करेंगे, क्योंकि ज्ञापनों के दौर तक तो हम इंतज़ार करेंगे भी कहीं ना कहीं सरकार जो है हमारी मांगे मान ले, अगर नहीं मानती है तो हम कोर्ट का भी रास्ता अपनाएंगे। तो कुलदीप शर्मा जी जुड़े थे, EJMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुलदीप शर्मा जी। आपका बहुत बहुत आभार है कि आप कलम न्यूज़ से जुड़े। और अंत में मैं आपके संगठन के लिए शुभकामनाएं अर्पण करता हूं। और कोरोना काल चल रहा है, जितने भी अपने सदस्य हैं, जितने भी देश के अंदर पत्रकार जो है कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं दूंगा। वे सभी जो है स्वयं कोरोना से बच के रहें और थोड़ा ध्यान भी रखें। थोड़ा आप जो है कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए खबरों को आप जो है प्रकाशित करें, खबरों को बढ़ाएं, आपके परिवार भी कोरोना से बचा रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अंत में गुरुदेव सिंह सैनी की ओर से नमस्कार।